हाय दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जिसने भी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जब वीर देखते हैं कि लिटिल ऑरेंज दो पूंछ वाले पर्पल कलर के बिच्छू के ऊपर कूद जाता है, तो जो वीर था वह सिल्वर फॉक्स को मदद के लिए और लिटिल ऑरेंज के पास भेज देता है और इधर पर्पल कलर का बिच्छू लिटिल ऑरेंज से बचने की कोशिश कर रहा था। तो उसी वक्त हम देखते हैं कि सिल्वर फॉक्स भी लिटिल ऑरेंज की मदद करने के लिए पहुंच जाती हैं और उसे बिजली का शॉक देती हैं, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए जो जो यह दो पूंछ वाला बिच्छू था यह कांपने लगता है। और उसी वक्त हम देखते हैं कि जो होली एंजल थी वह अपनी तलवार से दो पूंछ वाले पर्पल कलर के बिच्छू को वहीं पर ही किल कर देती है। और उसी वक्त वीर के नोटिफिकेशन सिस्टम में नोटिफिकेशन आ जाता है कि आपको एक डेविल सोल प्राप्त हुई है और फलाना डिकाड़ा यहाँ पर यहीं आ जाता है। और अब आगे इधर जैसे ही पर्पल कलर का दो पूंछ वाला बिच्छू मरता है तो उस बिच्छू की जगह पर हम एक जीनो एसेंस को देख सकते हैं और जो पर्पल कलर का बिच्छू था वह धीरे धीरे डिजोल्व होने लगता है, जिसे देखने के बाद में वीर थोड़ा सा हैरान हो जाता है और उसे बहुत ही ध्यान से देखते हैं। इधर जब वीर पर्पल कलर के बिच्छू को ध्यान से देख रहा था तो उसी वक्त जो सिल्वर फॉक्स थी वह पर्पल कलर के बिच्छू के जीनो एसेंस को लेने के लिए जाती है। तो वीर चिल्लाते हुए कहता है, होली एंजल जल्दी करो और उसे पकड़ लो। तभी हम देखते हैं कि होली एंजल आती है और सिल्वर फॉक्स के पकड़ने से पहले ही जिनो एसेंस को पकड़कर वीर के पास ले जाती है, जिसकी वजह से जो सिल्वर फॉक्स था वह वीर के ऊपर घुर्राने लगता है और वीर से नाराज हो जाता है। और इधर जो होली एंजल थी वह उस जिनो एसेंस को लाकर वीर को देने लगती हैं। वीर जिनो एसेंस को अपने पास रख लेता है और इसके बाद में जो वीर था वह सिल्वर फॉक्स के पास जाता है और जो वीर था वह सिल्वर फॉक्स से कहता है, तुमने अभी डेफोडिल्स के फ्लावर्स को खाया है, अब तुम इसे नहीं ले सकती हो, अब यह मेरा है, ठीक है ना। वीर ऐसा कहता हुआ सिल्वर फॉक्स के ऊपर प्यार से हाथ फेरने लगता है और जो सिल्वर फॉक्स थी वह वीर की बात को मान लेती है और हाँ में गर्दन हिलाती है। वहीं इससे कुछ दूरी पर हम लियांग और लिटिल ऑरेंज को देखते हैं, जहाँ पर जो लिटिल ऑरेंज था वो बहुत ज़्यादा घायल हो गया था और जिसे ठीक करने के लिए जो लियांग थी वह उसे मरहम पट्टी कर रही थी। और पट्टी करती हुई लियांग लिटिल ऑरेंज से कहती है, तुम्हें कुछ नहीं होगा मेरे बच्चे, मैं तुम्हें ठीक कर लूंगी। वीर लियांग और लिटिल ऑरेंज को इस तरह से घबराते हुए देखकर जो वीर था वह लियांग के पास जाता है और लियांग से कहता है, यह कैसा है अब। तभी लियांग कहती है, लिटिल ऑरेंज की हालत ठीक नहीं है और लिटिल ऑरेंज को जहर दिया गया है, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। इस वक्त तुम जाकर अलायंस में जाकर मेरे लिए कुछ दवाइयाँ लेकर आ सकती हो, इसके लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। लियांग की इस बात को सुनकर जो वीर था वह एक अजीब सी मुस्कान के साथ लियांग को देखता हुआ कहता है, क्या तुम सच में कुछ भी कर सकती हो। और वीर की तरफ देखती हुई लियांग रोते हुए कहती है, हाँ सच में मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बस तुम मुझे ऑर्डर दो। लियांग की इस बात को सुनकर जो वीर था वह दूसरी तरफ मुंह फेर लेता है और जल्दी से कागज और पेन लेकर उस पर कुछ लिखते हुए एमओयू बनाता है और कहता है, तो ठीक है, फिर तुम इस पर सिग्नेचर कर देना, हमारा एमओयू तैयार हो जाएगा। और फिर इसी तरीके से जो वीर था वह थोड़ी देर उस कागज़ पर कुछ लिखता है और लिखने के बाद में जो वीर था वह उस कागज़ को लियांग की तरफ आगे बढ़ा देता है और कहता है, लो इस पर सिग्नेचर कर दो। वीर के हाथ का एमओयू देखने के बाद में जो लियांग थी वह थोड़ा सा हिचकिचाती है, फिर एमओयू को लेती है और उसके अंदर लिखी हुई टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ने लगती है। तो जो लियांग थी वह गुस्से में अपने दांत बीच लेती है और कहती है, तुम चाहती हो कि तुम्हारी जरूरत पड़ने पर लिटिल ऑरेंज तुम्हारी मदद करे और तुम्हारे आदेशों की पालना करे और इसके साथ मैं भी इसके साथ तुम्हारे साथ काम करूं। ये तो गलत बात है, तुम एक साथ में दोनों को अपना नौकर बनाना चाहते हो, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। वीर लियांग के हाव भाव पर ध्यान नहीं देता है और अपने हाथ झाड़ते हुए लियांग से कहता है, मेरी तो एक ही कंडीशन है, अब तुम इस पर राजी हो या न हो, हस्ताक्षर करो या ना करो, मेरे इससे कुछ भी मतलब नहीं है। वीर की इस बात पर जो लियांग थी वह रेडी हो जाती है और कहती है, ठीक है, मैं इस पर सिग्नेचर करने के लिए रेडी हूँ। और ऐसा करने के बाद में सिग्नेचर करती हुई लियांग लिटिल ऑरेंज की तरफ देखने लगती है और उसे थोड़ा सा दुख भी हो रहा था कि वह अब वीर की अंडर चाल रही है। तभी हम देखते हैं कि जो वीर था वह एमओयू की फाइल को अपने पास लेता है और अपनी जेब से एक एंटीडोट बाहर निकालते हुए लियांग को देते हुए कहते हैं, चलो तुम इसे ले लो और इसे जल्दी से लिटिल ऑरेंज को खिला दो, यह उसके लिए सही होना चाहिए। लियांग भी जल्दी से एंटीडोट को लेती है और लिटिल ऑरेंज के पास जाकर उसे यह एंटीडोट पिलाने लगती है। जब लियांग लिटिल ऑरेंज को एंटीडोट पिला रही थी तो उसी वक्त जो वीर था वह पीछे खड़े हुए मन में कहता है, अगर इस लड़की को अपने साथ ले जाना है तो यह इतनी आसानी से तो मेरे साथ जाएगी नहीं, इसलिए मुझे यह तरीका आजमाना पड़ा ताकि इसका गुस्साल नेचर जो है यह मेरे बीच में आड़े ना आए। वैसे भी यह लड़की किसी की बात आसानी से नहीं मानती, इसलिए मुझे यह करना पड़ा। खैर कोई बात नहीं है, ये तो चलता रहता है, ज़िंदगी की डोर है भाई।
और इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि इसी तरीके से 2 दिन गुजर जाते हैं और जो लिटिल ऑरेंज था वह कुछ हद तक ठीक हो गया था और जो लियांग थी वह लिटिल ऑरेंज के साथ खेलने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम हमारे हीरो वीर को देखते हैं जो पर्पल कलर के 2 पूंछ वाले बिच्छू के अंदर से निकलने वाले जिनो एसेंस, सॉरी कि वह जिनो एसेंस नहीं है बल्कि पर्पल कलर के बिच्छू की अंडा था जिसे वीर अब तोड़कर खाने वाला था। और उसको चाकू से काट कर जैसे ही उसे नष्ट करता है तो उसी वक्त वीर के नोटिफिकेशन सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है जिसमें वीर को एक अधूरा शरीर बॉडी मिली थी और यह पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुआ था क्योंकि यहाँ पर जो सुपर एलियन था वह अधूरा ही रह गया था और उसे पूरी तरीके से पोषण नहीं मिलने की वजह से इसकी जो आत्मा थी वह पूरी नहीं हुई थी और वीर को सब कुछ आधा अधूरा मिलता है। और यह सब कुछ देखने के बाद में जो वीर था वह सोचता है चलो एक जीनो पॉइंट न मिलने की बजाय कुछ मिलना तो काफ़ी होता है। और ऐसा सोचने के बाद में जो वीर था वह अंडे के ऊपर नमक मिर्च डाल देता है और जब वीर अंडे को खाने लगता है तो उसी वक्त वीर के पीछे लियांग आ जाती है और वीर से कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और जो अंडा था वह वीर के गले में ही फंस जाता है और जो वीर था वह अपने आप को ठीक करता हुआ लियांग की तरफ देखते हुए और रोटेटेड के साथ कहता है मुझे लगता है कि अब लिटिल ऑरेंज लगभग ठीक हो गए हैं, अब मुझे लगता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए और तुम्हें यहाँ से निकालना चाहिए। और यह सीन यहीं पर कट होता है और अगले सीन में हम आइस फेरी को देखते हैं जो हुआंग सी शेल्टर को उड़कर देख रही थी और अंदर आने की हिम्मत नहीं कर रही थी। ये सब कुछ वीर शेल्टर के अंदर से एक दीवार के पीछे से बहुत ही ध्यान से आइस फेरी को देखते हुए मन में कहता है यार इस आइस फेरी को मारना कितना ज़्यादा मुश्किल है, मैंने इसे मारने के लिए कितने ज़्यादा प्लान बनाए लेकिन एक भी सक्सेसफुल नहीं हुआ है, इससे पीछा भी तो नहीं छुड़ा पा रहा हूँ मैं, मुझे क्या करना चाहिए। और इसके बाद में यह सीन यहीं पर कट होता है और अगले सीन में हम एलायंस के बेस को देखते हैं और जो वीर था वह शेल्टर से टेलीपोर्ट होकर एलायंस में आ गया था और जो वीर था वह एलायंस में आने के बाद में सीधे ही अवनी के वीडियो कॉल टिका देता है और अवनी से बात करने लगता है। और वीर बात करते हुए अवनी से कहता है टीम लीडर मुझे अभी भी याद है कि आपने एक बार मुझसे कहा था कि जैन परिवार का एक एल्डर जो कि एक खुफिया एजेंसी से जुड़ा हुआ था और यह जो खुफिया एजेंसी यह जांच विभाग द्वारा जुड़ी हुई है और उसमें आपके एल्डर काम करते थे जिनका नाम चेन हुआई था, क्या मैंने सही कहा। वीर की इस बात को सुनकर जो अवनी थी वह वीर से कहती है नहीं उनका नाम तो सू है ना, ये हुआई चेन क्या है, ये नहीं है उनका नाम। वैसे क्यों, क्या हुआ, तुम उनके बारे में क्यों पूछ रहे हो मेरे से, क्या कुछ हुआ है। अवनी की इस बात पर जो वीर था वह अवनी से कहता है जब मैं ब्लैक शेल्टर की ओर जा रहा था तो उसी वक्त मुझे रास्ते में एक आदमी मिला जो कि बूढ़ा था और वह मुझसे कह रहा था कि मैं हुआई का फ्रेंड हूँ। पूरी बात को बदलकर केवल इतना ही बताता है कि मुझे वह बूढ़ा बता रहा था कि वह जब डेजर्ट में गया तो वह डेजर्ट से कभी लौटकर वापस नहीं आया और वहीं पर रह गया है। वीर अवनी को सारी बात बता देता है लेकिन यह नहीं बताते हैं कि वह पत्थर की गुफा में और बर्फीली लेक में क्या हुआ था और वहाँ पर क्या क्या हुआ था इस बारे में बिल्कुल भी अवनी को नहीं बताता है और बस अपने हिसाब से जो बात उसे बतानी चाहिए वही बताता है। जब अवनी वीर की सारी बातों को सुनती है तो जो अवनी थी वह वीर से कहती है उस आदमी द्वारा आपको गलत बातें बताई गई हैं और आपको धोखा दिया गया है। वास्तव में मेरे चाचा वो थे जिन्होंने ऐसे ग्रहों को खोजा था और वह इन ग्रहों पर आने के बाद में वापस जब पृथ्वी पर लौटे थे तो उस समय उनकी मृत्यु हुई थी। तो फिर आखिरकार मैं तुम्हारी बात कैसे मान लूँ कि उनकी मृत्यु मोरा ग्रह पर हुई है, ऐसा तो संभव ही नहीं है ना यार। अवनी की इन बातों को सुनने के बाद में वीर को एक जोरदार झटका मिलता है और वीर जो था वह अपनी बातों को फिर से एनालाइज करता है और सोचने लगता है जब नए नए प्लेनेट खोजे जा रहे थे तो उस टाइम पे ही उसके कुछ समय बाद ही जो हुआई था वह मर गया था, तो लगभग ज़्यादा टाइम तो हुआ नहीं था और इन सब चीज़ों के बारे में पूरी तरीके से एनालाइज नहीं किया जा सकता है। साथ ही जो हुआई था उसे ये भी तो पता नहीं था कि यह मोरा ग्रह है या सकार ग्रह है या कौन सा प्लेनेट है, बस उसे तो ये पता था कि हम दूसरे प्लेनेट पर टेलीपोर्ट हो सकते हैं और इन सब चीज़ों के बारे में पता था। तो वह इन सब चीज़ों को किसी को कैसे बता सकता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। जैसे वीर को यह बात समझ में आती है तो जो वीर था वह तुरंत अपने आप को संभालता है और अपने सिर के पीछे खुजाते हुए अवनी की तरफ देखते हुए और मजाकिया तौर पर कहता है अरे नहीं यार मुझे तो पागल बना दिया गया है और मैं कैसे मूर्ख बन गया, मैं थोड़ी देर के लिए तो चौंक गया था कि वह आपके परिवार से संबंधित हैं और इसीलिए मैं इतना ज़्यादा भ्रमित हो गया था, सॉरी मुझे माफ़ करना तुझे डिस्टर्ब करने के लिए। अवनी वीर की इस तरीके की फेस को देखने के बाद में कहती है हाँ कोई बात नहीं है, वैसे तू मुझे बता सकता है कि इस वक्त कहाँ है।
मुझे जानना है यार, कहाँ पे है तू। अवनी और वीर थोड़ी देर इसी तरीके से बात करते हैं और फिर यह जो कॉल है यहीं पर डिस्कनेक्ट हो जाता है। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जैसे कॉल डिस्कनेक्ट होता है तो वीर बहुत गहरी सोच में चला जाता है और अपने आप से बड़बड़ाते हुए कहता है, यदि वह व्यक्ति हुआई नहीं है तो कौन है, और हुआई के पास मुझे आखिरकार वह परमिट कैसे मिला। यानी कि जो परमिट, वो जो पहचान पत्र था ना 9 लाइफ केट का कार्ड, वो वाला की बात कर रहे हैं। तो वह कैसे मिला आखिरकार, वो उसके पास आया कैसे, वो आदमी है कौन, मुझे इन सब चीज़ों के बारे में पता लगाना होगा यार। वीर थोड़ी देर इन सब चीज़ों के बारे में सोचता है और कहता है, चलो इस वक्त तो मैं इन सब चीज़ों को अपनी जेब में रख लेता हूँ, बाद में सोचूंगा, और अब मैं थोड़ी देर नहा लेता हूँ। और जब वीर नहा कर बाहर निकल रहा था तो जो वह आदमी था उसकी जेब से वह लेदर का जो सामान निकला था उसके बारे में याद आता है। तो फिर क्या था, वीर फटाफट से कपड़े पहनता है और उस सब चीज़ों के बारे में सोचने लगता है और उसका एक फ़ोटो अपने पास लेकर उसके बारे में पढ़ने लगता है। तभी वीर को पता चलता है कि यह ब्लड पल्स सूत्र जो है यह रक्त की नाड़ियों से ताकत लेकर उसे मजबूत बनाता है, और जब इसका अभ्यास कोई व्यक्ति करते हैं तो अगली पीढ़ी में उसके गुण आ जाते हैं और अगली पीढ़ी पावरफुल पैदा होती है। वीर ब्लड पल्स सूत्र के बारे में जानने के बाद में वीर को एहसास होता है कि यह सूत्र हैं यह जेनेटिकल डिज़ाइन की तरह काम कर रहे हैं, जैसे कि पहले से अपने बच्चों को पावरफुल बनाने का कार्य करती हैं। जब वीर इन सब चीज़ों को पढ़ते हुए आगे बढ़ते हैं तो वीर को एक और चीज़ का पता चलता है कि जब भी ब्लड पल्स सूत्र का अभ्यास किया जाता है तो उस समय ब्लड पल्स सूत्र में एक चीज़ की जरूरत पड़ती है जो कि ब्लड लीजन की एक पावरफुल वस्तु और पवित्र वस्तु है, जिसका यूज किए बिना इस ब्लड पल्स सूत्र को ना तो सीखा जा सकता है और ना ही इसका अभ्यास किया जा सकता है। और इसी तरीके से जब वीर आगे बढ़ता है तो वीर को एक और चीज़ के बारे में पता चलता है कि यह जो पवित्र चीज़ है, इस पवित्र चीज़ को देखना हर किसी को नसीब नहीं होता है, और यह जो पवित्र चीज़ है इसे ब्लड लीजन का जो लीडर होता है वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को बांटता है। साथ ही जो बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं वह इसे अपने दूसरी पीढ़ी को दे सकते हैं। इसके अलावा इसे देखना भी बहुत बड़ी बात है और आज तक इसे देखने का अवसर बहुत ही कम लोगों को मिला है। इस चीज़ को पढ़ने के बाद में जो वीर था वो अपना सिर ही पकड़ लेता है और कहता है, अब यार इस चीज़ को मैं ढूंढने कहाँ पर जाऊँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा, चलो अब इसे ढूंढना पड़ेगा, अब क्या करूं। जब वीर इसके बारे में परेशान हो रहा था तो उसी वक्त वीर का जो रूम का गेट था वह आवाज़ करता है और उस पर कोई नॉक करता है। तो जो वीर था वह जल्दी से जाकर उस रूम के गेट को ओपन करता है। तो रूम की दूसरी तरफ हमें रूही नज़र आती है और वह वीर की तरफ देखने लगती है। और इस वक्त हम देखते हैं कि जो रूही थी उसके जो गाल थे वह टमाटर की तरह लाल हुए पड़े थे। और रूही को इस तरीके से देखते हुए वीर जो देखता है, तभी वीर बोलता है, क्या हुआ कैप्टन, आप मुझे यहाँ पर ढूंढने के लिए क्यों आए, क्या कोई ज़रूरी काम है जो आपको करवाना है और आपसे नहीं हो रहा है। वीर की इस बात को सुनकर जो रूही थी वह वीर से कहती हैं, वीर तुमसे मेरे दादाजी मिलना चाहते हैं, क्या तुम आ सकते हो। रूही की इतना कहने के साथ ही यह जो एपिसोड है यहीं पर ख़त्म हो जाते हैं। अगर आपको एपिसोड पसंद आ रहा है तो जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और साथ ही आप कमेंट करें कि आपको ये आज का एपिसोड कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। हेलो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वीर जब ब्लड पल्स सूत्र के बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ रहा था तो वीर को यहाँ पर थोड़ी सी हैरानी होती है। और जब वीर इन सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था तो उसी वक्त वीर के रूम का जो गेट था वह नॉक होता है। तो जो वीर था वह गेट के पास जाता है और गेट को ओपन करता है। वीर को अपने गेट के पास ही रूही नजर आती है। तो जो रूही थी वह चुपचाप वीर को देख रही थी। तो वीर रूही से कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और मुझे क्यों ढूंढ रही हो। तभी रूही वीर को कहती है कि मेरे दादाजी तुमसे मिलना चाहते हैं। रूही की इस बात को सुनकर वीर हैरान हो जाता है और कहता है, क्यों, क्या हुआ रूही, तुम्हारे दादाजी मुझसे मिलना क्यों चाहते, उनको मुझसे क्या काम है। वीर की इस तरीके के व्यवहार को देखकर जो रूही थी वह वीर से कुछ नहीं कहती है, बस यहाँ से भाग जाती है। और रूही को भागता हुआ देखकर वीर समझ में नहीं पाता है कि क्या हुआ है और पीछे से चिल्लाता है, रूही रुको। लेकिन फिर भी रूही नहीं रुकती है और जो वीर था वह भी रूही के पीछे जाने लगता है। और जो वीर था वह कहता है, क्या रूही के साथ कुछ गड़बड़ हुई है, क्या उसके साथ कुछ हुआ है, वह मेरे से दूर क्यों भाग रही है। वीर को इस तरीके से बेवकूफ़ों भरी हरकत करते हुए देखकर रूही की पहली बॉडीगार्ड अवनीशा वीर की तरफ देखती हुई कहती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि रूही को तुम्हारे जैसा बेवकूफ़ इंसान पसंद आया है। अब मैं क्या कहूँ तुमसे, अगर कोई तुम्हें आकर नहीं बताएगा तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा क्या। यदि कोई लड़की अपने परिवार से बिना पूछे किसी दूसरे परिवार को अपने परिवार से मिलाना चाहती है तो वह आपस में मिलाकर कुछ बात करवाना चाहती होगी ना बेवकूफ़, तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती क्या।
अवनेशा ऐसा कहने के बाद में फिर से कहती है, क्या तुम अभी भी लड़की के पहले प्रपोज करने का इंतजार कर रहा है? पहले तू जाकर प्रपोज कर देना उसे। सीधी सट बात यार, इतनी सी बात तुझे समझ में नहीं आ रही? अवनेशा की इस बात को सुनकर जो वीर था वह हैरान हो जाता है और फिर वह समझते हुए कहते हैं, तो आपके कहने का मतलब है कि, तो इसका मतलब ये है कि रूही चाहती है कि मैं उसके दादाजी से विवाह के प्रपोजल के बारे में बात करूं, है ना? इस बात का जवाब देते हुए वीर अवनेशा से कहता है, मुझे हमेशा लगता था कि शादी करना बहुत ही ज़्यादा जल्दी है, लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि उसके परिवार वाले उसे कितना दबाव में डाल रहे हैं और उसे कैसा महसूस हो रहा है। मैं हमेशा सोचता था कि जब मैं मिलिट्री से रिटायर हो जाऊंगा तो उसके बाद में शादी करूंगा, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जल्दी रूही से शादी करनी होगी और वह कैसी प्रॉब्लम है, उसका परिवार उसके ऊपर कितना दबाव डाल रहा है, मुझे इसके बारे में पहले बिल्कुल भी एहसास नहीं था। जैसे ही वीर को सब कुछ समझ में आ जाता है तो जो वीर था वह रूही के पीछे भागता वह अवनेशा के लिए हाथ हिलाते हुए कहता है, अवनेशा तुम्हारी सलाह के लिए थैंक यू, मैं इस बात को कभी नहीं भूलूंगा और फ्यूचर में जाकर तुम्हें जरूर कुछ ना कुछ इसके बदले में दूंगा। और इसी के साथ ये सीन यहीं पर कट होता है। अब हम सीधे ही कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहां पर वीर ने रूही के लिए कुछ स्पेशल सरप्राइज बनाया है और वह रूही से मिलने के लिए जाता है। तभी रूही के गेट पर वीर का नाम शो होता है तो रूही गेट की तरफ देखने लगती है और उसके हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जिन्हें वो पढ़ रही थी। और उसी वक्त जो वीर था वह गेट ओपन करके रूही के रूम में आ जाता है और रूम में आते हुए ही वीर कहता है, हे बेबी, यह मैं हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। यहाँ रूही जो थी वह वीर को अपने सामने देखकर हैरान हो जाती है और हैरान होते हुए ही कहती है, वीर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और यहाँ पर क्यों आए हो? रूही के इस फेस को देखते हुए ही वीर जो था वह अपने साथ लाए हुए एक ट्रे के बॉक्स को ओपन करता है और कहता है, हे बेबी, मैं तुम्हारे लिए कुछ केक बनाकर लाया हूँ। यह केक मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है, क्या तुम इन्हें ट्राई करना चाहती हो? वीर ऐसा कहता हुआ जैसे ही ढक्कन हटाता है तो चारों तरफ केक की खुशबू फैल जाती है। वीर के बनाए हुए केक में से एक केक को उठाती हुई जो रूही थी वह वीर से कहती है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मेरे लिए ऐसा कुछ करोगे। रूही की इस बात को सुनकर जो वीर था वह हल्का हल्का सा मुस्कुराने लगता है। फिर इस ट्रे को उठाकर रूही की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, रूही, मैं तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ तो नहीं कर पाया, लेकिन मैंने तुम्हारे लिए यह बना है, क्या तुम इसे ट्राई कर सकती हो? और फिर जो रूही थी वह अपने हाथ के केक को खाने लगती है। जैसे रूही का वह केक खत्म होता है तो जो वीर था वह अपने हाथ की ट्रे में जो केक था उसे आगे बढ़ाता हुआ कहता है, चलो रूही, इसे भी खाओ, खाओ ना और खाओ और खाओ। तभी जो रूही थी वह ट्रेन में रखे हुए दूसरी चीजों को खाने लगती है, जो कि एक कछुआ था और एक छोटा सा पक्षी था। वह उसे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं तो वह उन्हें खाती है और वीर के हाथ का जो केक था उसे नहीं लेती हैं। और फिर जो रूही थी वह नीचे रखे हुए केक को खाने लगती है और केक खाते हुए वीर से कहती है, तुम अभी तक यहाँ पर क्यों खड़े हुए हो? क्या तुमने अभी यह नहीं कहा था कि तुमने ही यह केक बनाया है? तो क्या तुम आज का खाना बना सकते हो? और रूही की बात को सुनकर जो वीर था वह हंस अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ ठीक है, मैं नीचे जाकर खाना बनाता हूँ। वीर ऐसा बोलने के बाद में रूही के कमरे से बाहर निकल जाता है और रूही के कमरे के बाहर आने के बाद में हल्के से गेट को ओपन करता है और रूही को देखते हुए कहता है, रूही, तुम दिल के आकार के केक को लेना और दूसरा केक मत लेना, प्लीज दिल के आकार के केक को लेना। और जो रूही थी वह अभी भी दिल के आकार के केक को नहीं खाती हैं और उसकी बजाय दूसरे केक को उठा लेती हैं और उसे उठाने के बाद में केक को खाते हुए ही अपने हाथ के डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने लगती हैं। जब वीर देखता है कि रूही ने अभी तक भी वो दिल के आकार के केक को नहीं खाया है तो जो वीर था वो अपने बालों को खींचते हुए कहता है, मुझे नहीं पता था कि स्काई नेट पर जो भी चीज़ें हैं रोमांटिक वह इतनी ज़्यादा खराब होगी, तो मैं पहले ही कम केक बनाता। वीर की इस फुसफुसाहट पर रूही की नज़र चली जाती है तो वह गेट की तरफ देखने लगती है। तो उसी वक्त रूही को अपनी गेट पर किसी की परछाई नजर आती है तो जो रूही थी वह जल्दी से अपने गेट के पास जाती है और गेट ओपन कर देती है। और गेट को ओपन करते ही देखती है कि वीर खड़ा हुआ है तो जो रूही थी वह वीर से कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो हैं? और इधर जो वीर था वह रूही के द्वारा एकदम से गेट ओपन करने की वजह से गिरते गिरते थोड़ा सा बचा था। फिर क्या था, वीर फिर से अपने आप को संभालता है और फटाफट से अपने लास्ट डिश जो केक की बची हुई थी उसे रूही को देता हुआ कहता है, रूही, इसे खाओ ना, प्लीज खाओ। लेकिन जो रूही थी वह वीर से कहती है, नहीं नहीं, मैं अब और नहीं खा सकती हूँ, मुझे यह नहीं खाना है। वीर के इतने फोर्स करने के बाद में जो रूही थी वह कहती है, मैं बस थोड़ा सा इसे खाऊंगी, बस ज़्यादा नहीं। और इतना कहने के बाद में अपनी चम्मच को आगे बढ़ाती है और उसे खाने के लिए तैयार होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो रूही थी वह चम्मच को नीचे गिरा देती है और अपनी बाहों को वीर की तरफ बढ़ा देती है। यह देखकर जो वीर था वह एकदम से हैरान हो जाता है कि क्या हो रहा है। फिर इसके बाद में जो रूही थी वह वीर को किस करने लगती है और जो वीर था वह समझ नहीं पाता है और वह यहीं पर खो जाता है।
और अब हम इसके कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर अब इनका सब कुछ काम निपट गया था और तभी वीर को याद आता है कि उसने अभी तक रूही को अंगूठी नहीं दी है। तो वह जल्दी से केक के पास जाता है, केक को तोड़ता है और उससे अंगूठी को केक से जल्दी से बाहर निकालता है। और जो वीर था वह अपने घुटनों पर बैठ जाता है और अपने हाथ को आगे बढ़ाता हुआ रूही की तरफ अंगूठी को दिखाते हुए कहता है, रूही क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वीर के शादी के प्रपोजल पर जो रूही थी वह अपने हाथ को आगे बढ़ा देती है और जो वीर था वह रूही को अंगूठी पहनाते हुए कहता है, रूही मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। अंगूठी को पहनने के बाद में जो रूही थी वह वीर को धक्के मारकर सबसे पहले तो अपने रूम से बाहर निकालती है और रूम से बाहर निकालने के बाद में जो रूही थी वह जोर से चिल्लाती हुई वीर से कहती है, भाड़ में जाओ कमीने। और अब इसके बाद में यह सीन यहीं पर कट होता है और इसके 2-3 बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर वीर और रूही दोनों के दोनों ही दूसरे प्लेनेट पर चौहान परिवार से मिलने के लिए जाते हैं। जहाँ पर जो रूही थी वह वीर को बताती हैं कि यह जो प्लेनेट है इस पर मेरे दादाजी रहते हैं और उनका वहाँ पर घर बना हुआ है और यह जो प्लेनेट है यह पूरी तरीके से प्राइवेट है। और हाँ, इस प्लेनेट पर आने के लिए सबसे पहले कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वह चौहान परिवार का या कोई दूसरा हो, उन्हें आने के लिए मेरे दादाजी की अनुमति लेनी पड़ती है। अगर वह परमिशन देते हैं तो इस प्लेनेट पर आ सकते हैं, विदाउट परमिशन इस पर आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब रूही अपने दादाजी और प्लेनेट के बारे में सारी बातें बता देती है तो थोड़ी देर बाद में वह प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं और प्लेनेट पर पहुंचने के बाद में जो वीर था वह इस जगह को देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी था। साथ ही बहुत सारे पैसे की वजह से एक प्लेनेट भी खरीद सकते हैं, इस बारे में भी पता चलता है। वीर और रूही जो दोनों आगे बढ़ रहे थे तो तभी जो एक आदमी था वह रूही और वीर को वहीं पर रोकता हुआ कहता है, मिस रूही हमें माफ़ करना, लेकिन इस वक्त मिस्टर चौहान केवल वीर से ही मिलना चाहते हैं और उनसे अकेले ही मिलना चाहते हैं। इस बात को सुनकर जो रूही थी वह टेंशन में आ जाती है और वीर से कहती है, वीर तुम ध्यान रखना और मेरे दादाजी से सम्मान से बात करना प्लीज़। रूही को चिंता में देखकर वीर रूही से कहता है, रूही तुम चिंता क्यों कर रही हो, नो टेंशन रहो, मैं जाकर बात करता हूँ, ठीक है ना। रूही से ऐसा बोलने के बाद में जो वीर था वह उस आदमी के पीछे पीछे जाने लगता है और थोड़ी दूर चलने के बाद में, यार यह मिस्टर जो चौहान है ना, यह सच में बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है, वह मेरी तरह गवार नहीं है, वह बिल्कुल बात करने का एक अच्छा ऑप्शन होना चाहिए। इसी तरीके से सोचता हुआ वीर उस बूढ़े आदमी के पीछे पीछे जाने लगता है और जो वह बूढ़ा आदमी जो वीर को लेकर आया था एक आदमी के सामने झुकता हुआ कहता है, सर मैं मिस्टर वीर को लेकर आ गया हूँ। इसके तुरंत बाद ही जो वीर था वह भी अपने हाथ जोड़ते हुए ही सामने की तरफ देखते हुए कहता है, दादाजी को वीर का नमस्कार। और वीर भी आगे की तरफ हल्का सा झुकते हुए ही दादाजी को ग्रीट करता है। यहाँ पर जिनके सामने वीर को झुकता हुआ देखते हैं वह एक बूढ़ा आदमी होता है और वह बैठा हुआ था, साथ ही उसने अपनी आंखें बंद करके रखी हुई थी और उस बूढ़े आदमी का नाम यालू गेल है। और यह यहाँ पर इसी के साथ एपिसोड एंड होता है। और अगर आपको यह एपिसोड पसंद आ रहा है तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर देना, साथ ही कमेंट करना वीर का यह एपिसोड आपको कैसा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन ऑन कर लेना, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा वीडियो अपलोड होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो करते हैं इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग। बाय बाय।